लेव वाइगोत्स्की, जो रूस के वैज्ञानिक हैं। इनकी पुस्तक है भाषा और चिंतन, थॉट एंड लैंग्वेज। LT शॉर्ट फॉर्म है। कुछ इनकी विशेष धारणाएं देख लेते हैं। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत। वास्तविक विकास व संभावित विकास के बीच का क्षेत्र समीपस्थ विकास कहलाता है। इसके अनुसार बालक एक निर्धारित सीमा के बाद अपने नज़दीकी माता पिता या भाई बहन की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगोत्स्की ने निज भाषा को ज्ञान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं: सामाजिक भाषा, आत्मभाषा, स्वकेंद्रित्व। व्यक्तिगत भाषा। वाइगोत्स्की अधिगम, विकास व बुद्धि में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ढांचा निर्माण या मचान या पाड़ या स्कैफोल्डिंग या सहारा देना, यह एक ऐसा तकनीक है जो सहायता प्रदान करने के स्तर में परिवर्तन करती है। इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम संवाद होता है। इसके द्वारा बालक अपने अव्यवस्थित विचारों को सही आकार प्रदान करता है। खेल व भाषा। वाइगोत्स्की ने खेल के विकास को महत्वपूर्ण माना है, जिससे वह आत्मानुशासन, आत्मसंतुष्टि, आत्मबोध व आत्मनियमीकरण सीखता है। मोर नॉलेजेबल अदर। इसके अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक की सहायता से सीखता है, जिसे उसने MKO कहा। यानी MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब जिसके पास कुछ अधिक ज्ञान है। उन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया। सामाजिक निर्मितवाद सामाजिक कारकों को ज्ञान के रूप में या निर्माण में महत्वपूर्ण मानना। अगला देख लेते हैं हावर्ड गार्डनर, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इनकी बुक्स है हार्प्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रारंभ में 7 प्रकार की और 1998 में 8 प्रकार की और 2009 में 9 प्रकार की बुद्धि बताई। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 को हुआ है। तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक संख्यात्मक योग्यता जैसे वैज्ञानिक चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यता जैसे वैज्ञानिकों, गणितीय शास्त्रियों, दार्शनिकों व नोबेल पुरस्कार विजेता। इनका दूसरा है भाषात्मक शाब्दिक बुद्धि योग्यता, भाषा के प्रति संवेदनशीलता, कवि, पत्रकार, वकील, लेखक, गीतकार, व्याख्याता में होगी। तीसरा इनका है संगीतात्मक बुद्धि, यानी वाद्य यंत्र बजाने वाले जैसे सारंगी वादक हैं, अलगोजा वादक हैं, बांसुरी वादक में, न कि गाने वाले में। चौथा है इनका स्थानात्मक दैहिक योग्यता, यानी दृश्य, बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण कौशल की योग्यता है। इसका संबंध दिशा संबंधी ज्ञान से होता है, जैसे पायलट, वस्तुकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षक, शतरंज खिलाड़ी। अगला देख लेते हैं 5वां शारीरिक गतिविधि, यानी शारीरिक संरचनात्मक, नर्तकी, धावक, सर्जन, अभिनेता, जिम्नास्टिक। 6वां देख लेते हैं प्राकृतिक बुद्धि, यानी पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील जैसे शिकारी, किसान, वनस्पति विज्ञान, पर्यटक। 7वां है अंतः व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, यानी स्वयं को जानने की योग्यता रखने वाले जैसे कि संत, योगी, महात्मा, दार्शनिक। 8वां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, दूसरों को जानने की योग्यता रखने वाले जैसे कि दुकानदार है, राजनेता है, डॉक्टर है और वैज्ञानिक है। 9वां है अस्तित्ववाद यानी बुद्धि, मानव जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वाले जैसे तत्व विज्ञानी हो गए। अधिगम अक्षमता या कठिनाई, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 में
सैमुअल किर्क जर्मनी ने किया और शब्द अंधता का। जैसे जो डिसलेक्सिया है पढ़ने संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी विकार है, डिसकैल्कुलिया गणितीय संबंधी विकार है और डिस्फेजिया यानी वाक क्षमता संबंधी विकार है। डिस्प्रेक्सिया है लेखन एवं अगला देख लेते हैं पठन विकृति, जैसे डिसलेक्सिया है कथन भाषा दोष विकृति है। एलेक्सिया है सीखने व पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना। और अगला है हाइपरलेक्सिया शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना। अगला है लेखन विकृति, जैसे डिस्ग्राफिया है लेखन संबंधी त्रुटियाँ होती हैं और डिस्प्रेक्सिया जो है लेखन व चित्रांकन संबंधी विकृति होती है। तीसरा है गणितीय विकृति यानी डिसकैल्कुलिया गणितीय गणना नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को पहचान नहीं पाना। चार नंबर देख लेते हैं मौखिक संचार विकृति यानी अफेजिया, जैसे मौखिक रूप से विचार या भाव को ग्रहण करने में कठिनाई अफेजिया कहलाती है। डिस्फेजिया यानी बातचीत व्याख्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाई। डिस्प्रेक्सिया अन्य विकृति देख लेते हैं हाइमोलेक्सिया यानी स्मृति योग्यता का कमजोर होना। डिस्फेजिया गति कौशल का कमजोर होना। डिस्मेंसिया चिंतन शक्ति निर्णय शक्ति का स्मरण शक्ति का कमजोर होना। एडीएचडी में ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकार, सीखने के दौरान ध्यान नहीं देना, बेचैन रहना, बीच बीच में बोलना, दूसरों को टोकना, बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, इधर उधर भागना। अगला देख लेते हैं अंतः दृष्टि का सिद्धांत। वोल्फगैंग जो कोहलट नामक वैज्ञानिक थे, इनकी पुस्तक है मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये 1925 में इसको पब्लिश किए थे। इनके सहयोगी हैं कोपका जर्मनी मैक्स वर्दिमर। इनका प्रयोग है सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पे। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जून 1967 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है जर्मनी। इन्होंने सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोहलर नामक वैज्ञानिक जो थे, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे बुद्धि है, व्यक्ति जितना प्रभावशाली है उसमें उतनी ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है। कल्पना है, प्रत्यक्षीकरण है, पूरे अनुभव का प्रभाव है, प्रयास व त्रुटि का अभाव है, क्षमता है, संपूर्ण अनुभव है। जैसे अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता, संपूर्ण इकाई का बोध अधिगम के लिए आवश्यक है। पता है लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। अधिगमकर्ताओं में विभेदन व सामान्यीकरण की शक्ति आवश्यक है। जब प्रयोग में चिंपांजी को पिंजरे में बंद किया गया, बाहर केले रखे गए व छड़ रखी गई। चिंपांजी पहले हाथ से प्रयास करता है, फिर अचानक छड़ी पर ध्यान जाता है, उसकी सहायता से केले प्राप्त कर लेता है। सूझ क्या है? गुट के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तत्कालिक तथा अस्थायी ज्ञान है। किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति सूझ कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना है। अब देख लेते हैं सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द जो हैं। सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द जो हैं आकस्मिकता, आहा अनुभव, समग्रता, संपूर्ण अंशों के योग से बड़ा वर्दिमर, प्रत्यक्षीकरण यानी संपूर्ण अवलोकन, पूर्व दृष्टि, प्रयास करने से पूर्व लक्ष्य को देख लेना। शिक्षा में उपयोगिता, बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क व रचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है। यह सिद्धांत गठित व भौतिक शास्त्र जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है, रटने का विरोध करता है। यह सिद्धांत सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण पर बल देता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है।